गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम। और आज फिजिक्स की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, नया टॉपिक है। और सभी लोग पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 16 पे देखिए लिखा हुआ है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ये है। और इसकी प्रूविंग पेज नंबर 17 पे है। पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 17 पे इसकी प्रूविंग है और किस तरीके से ये बना हुआ है तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ऑलरेडी। कहने का मतलब ये है, इस बात को समझना, यानी यहां पर पहले से कोई एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो उसी के कारण तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र डेवलप होगा। तो समझना, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को जब रखा जाएगा तो मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। यानी यहां से ये मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। थीटा कोण बनाते हुए इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं ये आपका प्लस क्यू होता है जो कि बी पॉइंट होता है, और ये आपका माइनस क्यू होता है जो कि आपका ए पॉइंट होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया जाता है। तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। तो बलयुग्म क्यों कार्य करता है? ये बलयुग्म इसलिए कार्य करता है कि इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित करने का प्रयास करता है। मतलब ये थीटा कोण पर है तो ये क्या करेगा कि इसको इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है जिसे बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म। तो प्रत्यानयन बलयुग्म के लिए ये इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे एक बल कार्य करेगा F इस डायरेक्शन में, और ए पॉइंट पर यहां पर एक बल कार्य करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बल प्रत्यानयन बल क्या करेंगे कि ये इधर खींचेगा समान बल और ये इधर समान बल, तो दोनों समान बल इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। अब ये बलयुग्म क्यों है? बलयुग्म कब बनता है? जब दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में जब दो यहां पर एक शब्द आता है समांतर व बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं तो वहां पर बलयुग्म कार्य करता है। तो यहां पर बलयुग्म कैसे कार्य कर रहा है? देखिए ये F है, ये F है, दोनों इक्विवेलेंट बल हैं। और ये समांतर क्यों है? क्योंकि इसकी जब इस बल की क्रिया रेखा पीछे बढ़ाओगे और इस बल की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाओगे तो दोनों बलों की क्रिया रेखा देखिए आपस में समांतर है कि नहीं है। तो दो समांतर हो गए और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में है तो जस्ट दूसरा इस डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहां पर बलयुग्म कार्य करता है। इतना ध्यान रखिएगा, बलयुग्म तभी कार्य करेगा कि जब दो बल समान होंगे और परस्पर बराबर होंगे और परस्पर समांतर होंगे, तभी बलयुग्म कार्य करता है। तो यहां पर बलयुग्म इस पर कार्य करेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर। कंफर्म है? ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, याद रखिएगा, पढ़ा चुका हूं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव, तो इतना कंफर्म हो गया। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो मैंने बता दिया कि बलयुग्म किस तरीके से कार्य करता है बहुत अच्छे से, और इसी को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, अभी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण दूसरी बात होती है, प्रत्यानयन बलयुग्म अलग बात होती है। प्रत्यानयन बल आप जानते हैं,
कि जिस बल के कारण किसी वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, अगर उस बल को हटा लिया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, या विपरीत दिशा में जो बल लगाता है वो प्रत्यानयन बल। जैसे रबर की बॉल को अगर दबाया जाए तो प्रत्यानयन बल क्या होता है कि आप जिस बल से इसको दबा रहे हैं ठीक उतने ही बल से रबर की बॉल आपकी उंगलियों पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा रही है, और जैसे इस बल को हटाएंगे वो अपनी पूर्ण अवस्था, प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो ये आपका प्रत्यानयन बल होता है। इसके बाद आगे दे रखा है, तो यही लिखा हुआ है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस पर दो बल लगते हैं जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ है इसी में कि ये दोनों बल इसको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर, और ये परस्पर विपरीत है, समांतर है, तो इसलिए प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब यहां पर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है ये आप समझ लीजिए, यानी प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, बलयुग्म का आघूर्ण, इसको बोलते हैं टो से दर्शाते हैं। क्या लिखते हैं? टो, और टो आपका ऐसे होता है, इसको दर्शाते हैं टो से। तो टो क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, टो होता है बल गुणे दोनों बलों, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये होता है। अब इसी फार्मूले से मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉइंट बी से हम क्या करते हैं कि यहां पर एक लंब डाल देते हैं एन, ये लंब मैंने डाल दिया 90 डिग्री का। अब दोनों बलों की, बल तो F है, बल का परिमाण F है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों बलों में से किसी एक बल, चाहे इसको लो दोनों F हैं, तो F और उन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट साफ साफ लिख देता हूं, ये B है। तो यहां पर आप देखिए, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये आपने N मान लिया है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा, ये बल इस तरीके से था और ये नीचे बल इस तरीके से था, ये F उस डायरेक्शन में, ये F इस डायरेक्शन में, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा तो यही हो गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो BN होनी चाहिए, B और N दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी BN, और ये कोण आपका थीटा है, ये देखिए, तो ये थीटा है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें मालूम है। पहली बात तो ये आपका जैसे ये होता है मिड पॉइंट O होता है, ये L इतना और ये L ऊपर का, क्योंकि द्विध्रुव है L और L, तो यानी ये टोटल आपकी हो गई 2L। ये आपका कर्ण है, समकोण त्रिभुज में कर्ण है, और ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। यहां पर आप देखिए, आपको लंब BN का मान चाहिए, ये आपका लंब है, लंब BN का मान चाहिए, और जो कि जबकि आपको केवल कर्ण मालूम है, तो यानी कर्ण और लंब में रिलेशन किस में होता है? साइन में। तो लंब BN के लिए आप क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज, उसमें प्रूविंग लिखी हुई है, समकोण त्रिभुज ANB में आप यहां पर लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब L बटे कर्ण। लंब यानी BN निकालना है और कर्ण आपका 2L। तो यहां से BN को जब रोकेंगे तो BN इज इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2L का गुणा साइन थीटा में हो जाएगा। तो यहां पर आपको BN पता चल गया। तो जब BN आपको पता चल गया, ये मैं यहां पे मिटा देता हूं इधर, तो यहां पर मान रख दीजिए। तो टो इज इक्वल टू F इंटू BN, यानी F इंटू 2L साइन थीटा।
2l साइन थीटा। तो इतना ये 2 आ गया। अब यहां पर एक चीज आप और जानते हैं कि हम जानते हैं यानी वी नो दैट, आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, या यहां से F इज इक्वल टू Q E हो जाएगा। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है, लेकिन यहां पर परीक्षण आवेश नहीं है, यहां पर आवेश आपके Q है, तो हम Q नॉट की जगह Q लेते हैं। F इज इक्वल टू QE होता है, तो F की जगह पर हम QE रखेंगे, F की जगह पर QE रखेंगे, तो टो इज इक्वल टू F की जगह पर QE, तो QE इंटू 2L साइन थीटा। तो यहां से E यहां पर 2QL को रोका जा सकता है, 2QL और इंटू E साइन थीटा, इंटू का निशान मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, E साइन थीटा। तो यहां पर आगे देखिए 2QL, जबकि 2QL इज इक्वल टू होता है P, तो जब रखेंगे तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और उसी के आगे ब्रैकेट में मात्रक क्या लिख देंगे, टो है बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यानी न्यूटन डैश मीटर। न्यूटन इंटू मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं है। हमने देखा था कुछ बच्चों ने कॉपी भेजी थी, तो मैंने देखा था कि कुछ बच्चों ने मात्रक गलत लिख दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम प्रति मीटर कर दिए, जबकि कूलाम इंटू मीटर होता है, ऐसे मैंने लिखा था, कूलाम डैश मीटर यानी कूलाम इंटू मीटर। कुछ बच्चों ने ये निशान लगा दिया, ये प्रति हो जाएगा अपॉन में, जबकि इंटू में होता है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग जाके। P इज इक्वल टू 2QL की जगह ब्रैकेट में कूलाम डैश मीटर लिखेंगे, प्रति नहीं लिखेंगे। तो मात्रक, फिजिक्स में मात्रक का विशेष ध्यान आपको रखना है। मात्रक अगर आप गलत, अगर न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल सही किया है, लेकिन मात्रक अगर आपने गलत लिख दिया है तो आपको आधे ही नंबर मिलेंगे, या हो सकता है पूरे नंबर काट ले। तो इसलिए यूनिट का विशेष ध्यान देंगे। अब इसी में, इसमें लास्ट में इसी पेज नंबर 18 पे ही वेक्टर के फॉर्म में, टू वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ये क्रॉस P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर और साइन थीटा हट जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म होता है। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट होते हैं, ये अगले चैप्टर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन थे, ये डेरिवेशन प्रूव हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। पीडीएफ फाइल में साइड में लगा रहा हूं, उन पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। तो न्यूमेरिकल की कॉपी में आपको क्या क्या नोट कर लेना है उसको आप देख लें। तो चैप्टर फर्स्ट आप डालेंगे, इसके बाद लिख देंगे न्यूमेरिकल में आपको यहां पर लिख देने हैं, यहां पे लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी समझ में आए। तो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में आप उसको देख लीजिए, क्या क्या आपको लिख लेना है, ये सब आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.0 या केवल 9 आप इसको बोल सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अल्फा कण का द्रव्यमान, तो अल्फा कण होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। फिर
इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को मालूम है ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, लेकिन आप लिख लेंगे प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये धन आवेश होता है। अल्फा कण का आवेश ये 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि एक अल्फा कण जो होता है, एक अल्फा कण जो होता है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, यानी 2 प्रोटॉन का मतलब 2 इंटू और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, सभी को मालूम है। तो अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है, अल्फा आपका धन आवेशित होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू पी का कितना होता है 1.6 आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर 16 दूना 32, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और ये पॉजिटिव धन आवेश। तो इतना ध्यान रखेंगे, एक अल्फा कण जो होता है वो 2 प्रोटॉनों के धनावेश के बराबर होता है। उसके बाद एप्सिलॉन जीरो मैं पहले भी बता चुका हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक मैंने विशेषकर आपको बता दिया था किस तरीके से ध्यान रखना है, मात्रक इसका याद रखना है और मान भी याद रखना है। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू होता है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम की जगह यहां पर आपका किलोग्राम स्क्वायर आ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, तो इसी मात्रक में केवल कूलाम की जगह किलोग्राम आ जाता है, ठीक है। फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, सभी को मालूम है। 1 माइक्रोन नहीं दिया है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है। और G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता ही है, इतना आप याद कर लेंगे, या न्यूटन प्रति किलोग्राम भी इसको लिखा जा सकता है, 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम भी बोल सकते हैं, बात वही है। तो ये इतने आपको लिख लेने हैं। फिर इसके बाद इसी में और आगे एक पॉइंट और लिख लेना है, यानी किसी भी पदार्थ पर अगर आवेश Q है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इस पर टोटल आवेश आपका Q है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। सपोज दैट इसमें ये इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो कुल आवेश जो होता है, ध्यान रखिएगा, कुल आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहां पर ये कुल आवेश Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E। Q इज इक्वल टू NE, याद रखिएगा फार्मूला, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, यानी E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, जो कि ऋण आवेशित होता है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये एक फार्मूला है, उसी के नीचे जस्ट उतार लीजिएगा। तो ये इतने फार्मूले आप याद कर लीजिए, और जो भी प्रूविंग आपको बताई गई है उसमें जितने भी फार्मूले हैं अच्छे से आप याद कर लीजिए, और प्रूविंग को बगैर देखे हुए कई बार लगाने की कोशिश करिए। ये सब जब आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कल मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, और न्यूमेरिकल में एक समझाऊंगा, एक दूंगा, एक बताऊंगा, फिर एक आपको लगाने के लिए दूंगा। आपको तुरंत वो सवाल को लगा के मुझे दिखाना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो इस तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और किताब में न्यूमेरिकल की PDF फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा,
उस पीडीएफ फाइल में कल ही सेंड कर दूंगा, तो उस किताब की जो पीडीएफ फाइल न्यूमेरिकल की आएगी तो उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे मैं वो आपको नंबर वाइज बता दूंगा, आपको टिक लगवा दूंगा, तो वही न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। हर चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, सारे न्यूमेरिकल लगा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए उसी तरीके के जितने न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको एक बता दूंगा और सिमिलर न्यूमेरिकल्स आप खुद लगाएंगे, और एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट मैं टिक लगवा दूंगा, और एग्जांपल्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। न्यूमेरिकल के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कौन से आपको लगाने हैं कौन से नहीं लगाने हैं ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं मुझे अपनी समस्या, या जो यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूं उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं, तो आपकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सभी बच्चे बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर मैथ और फिजिक्स पढ़ें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊं केवल आप उतना पढ़ते रहिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।